गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि हम कल सामान्य आधारित विषय कक्षा 11 किताब उठाए हैं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक चैप्टर, और हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहना क्या चाहता है, ये समझेंगे और क्लास में डिटेल। तो यहाँ पे हमने आपको कल बताया था कि सामान्य आधारित विषय 100 नंबर का पेपर पर्यावरण शिक्षा, बहुत अच्छा पेपर, पर्यावरणीय शिक्षा, ग्रामीण विकास और उद्यमता का विकास, ये हमने आपको कल बताया। और हमने इसका कंटेंट का नाम भी आपका रखा सामान्य आधारित विषय 124, जिसमें हमने पर्यावरणीय शिक्षा को बताया। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, 100 नंबर का ये पेपर है। कल के वीडियो में आप सुन लीजिए, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। अब दूसरा चैप्टर है पर्यावरण संसाधन, शक्ति, ऊर्जा, जल तथा वायु। इसमें ये क्या कहना चाहते हैं, तो संसाधनों का अर्थ क्या है ये बताएं। ऊर्जा कौन कौन संसाधन है, वायु कौन कौन संसाधन है, पवन चक्की से आप बिजली बना लेते हैं, ऊर्जा से कोयला है, पुराना हम लोग केरोसिन वगैरह। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पेज नंबर 19 पे यहाँ देखिए, संसाधनों का अर्थ जो है प्राकृतिक वातावरण ने हमें दिए हैं, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, और जो है ये संसाधन हमें आदिकाल से प्राप्त हैं। जैसे कि कोयला कह लीजिए, तो उसके बाद इसको हम कहेंगे कि ये हमारा संसाधन है, पदार्थ है जो या इस तरह से कह दें, प्रकृति के वे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों, संसाधन कहे जाते हैं। सही बात है, धान गेहूँ सब आपके आवश्यकताओं की लिए हैं। और महत्व क्या, वही मैंने कहा, आवश्यकता और महत्व में अंतर जानते रहिए। महत्व वही, मतलब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आवश्यकता आपकी ये है। तो संसाधन यहाँ है। अब इनकी परिभाषाएं अगर लें तो ये जो है कई तरह से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, जो भी मैंने आपको एक दिया। आप सिर्फ वीडियो लगा के सुनिए दिमाग में से, ध्यान से, तो आप पेज भी नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बोल के समझा ले जाऊँ कि वही जो वे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मतलब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति जिससे होती हो, वही संसाधन कहे जाते हैं। तो अब इसका साधन, उपाय, स्रोत, इस तरह से आप इसको परिभाषित कर लीजिए। ये आपका इसमें कहना चाह रहा है इस पेज पे। और इसका वर्गीकरण कर दिया तो एक जैविक हो गया जिसमें कार्बनिक, और एक अजैविक हो गया। तो प्राकृतिक संसाधन जितने हैं जिसमें जीवन है, पेड़ पौधा घास वनस्पति, ये सब जैविक हो गए आपके। और अजैविक वही होंगे जो निर्जीव हैं, ये कक्षा 5 में भी पढ़ते हैं हम, सजीव और निर्जीव। तो ये आप निर्जीव आप जान लीजिए। तो निर्जीव संसाधन क्या है आपके पास, हवा है, सूर्य की ऊर्जा है, ताप है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, प्राकृतिक गैस है। तो ये आपका निर्जीव संसाधन हो गया। शक्ति से इनका क्या मतलब है, शक्ति या ऊर्जा दोनों। तो ऊर्जा के स्रोत, वर्तमान समय में ऊर्जा के 4 साधन बता दीजिए। तो पनबिजली हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, और ऊर्जा के वर्तमान समय में। और परंपरागत स्रोत अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्राकृतिक गैस मिलती है, पेट्रोलियम है, लकड़ी, कोयला, बहता हुआ जल जिससे आप पनबिजली बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं उसको। और ये आपका परंपरागत है, पुराना, केरोसिन ऑयल भी वगैरह भी। और अगर आप आणविक विद्युत ऊर्जा भी को, इसको आप गैर परंपरागत। अब गैर परंपरागत क्या है, तो सोलर आपने बना लिया। वायु से जो है आप पवन चक्की चला रहे हैं, इससे भी पंप सेट भी चलते हैं। और ज्वार और भूकंप से जो इससे भी जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उससे भी आप अपना बिजली बन जा रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऊर्जा के कुछ अपरंपरागत स्रोत बताइए। तो सौर ऊर्जा क्या है, तो सौर ऊर्जा मतलब एक मतलब में ऊर्जा अगर प्रकाश का कहा जाए तो सूर्य से बड़ा कुछ है ही नहीं है। ये आपका 7 वाट का एलईडी या 40 वाट का बल्ब 100, 200, 500 वाट है, लेकिन सूर्य के सामने सब फेल है। और सबसे अपरंपरागत स्रोत आपसे पूछ लेता है, 2-4 बताएं, तो आप सूर्य बता सकते हैं,
और सोलर, इससे सोलर कुकर भी हो जाता है, पंप सेट भी चल जाता है। पवन ऊर्जा देखिए इस तरह का होता है, पवन चक्की, ये आपका पवन चक्की है। ज्वार भाटा जो समुद्र में देखिए इस तरह से ज्वार उठता है, तो इससे भी 50 फीट से अधिक है, तो इससे भी शक्ति हमको मिलती है। तो ये अपरंपरागत स्रोत आपका हो गया। बायोगैस आप देख लीजिए, ये तो आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ये बायोगैस आप यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बायोगैस। ये आपके गांव में भी मिलेगा। आप लोग पहले, हम लोग इससे बायोगैस से बनाते थे, और पशुओं के गोबर से। इसका प्रचलन बहुत तीव्रता से 1992 से लेके 2002 तक बहुत बढ़ा था, इसकी लगे थे ये। तो पर्यावरणीय संसाधनों का फिर वही महत्व आ गया। तो महत्व वही है कि आप अगर इसको चोट पहुंचाएंगे या इसकी प्रगति को चोट पहुंचाया तो होगा क्या, आप पठार पर्वत तोड़ेंगे तो उससे आपका नुकसान होगा। और दूसरा आपका, मान लीजिए आप औद्योगिकरण करके गर्म हवा, कार्बन, कोयला जलाएंगे, खुले में पराली जलाएंगे, तो इससे जो है आपका जो है आपका पर्यावरण खराब होगा। तो देखिए, इनका महत्व यही है कि इनका सही जगह यूज करिए। तो जब सही जगह यूज होगा तो वो वहाँ पर उसका महत्व उसको मिल जाएगा। जैसे कि पराली से आप बिजली बन सकती है, पानी से तो इन बिजली बन सकती है, ये पीछे आपने देखा। तो ये पर्यावरण संसाधनों का महत्व हुआ। भारत में पर्यावरण संसाधन क्या हैं, तो 6 महत्वपूर्ण हैं आपके पास। वन आपके पास है ही है, देखिए साफ साफ लिखा है। जल है, और खनिज है आपके ज़मीन के अंदर, मैग्नीज वगैरह। भूमि संसाधन है, ज़मीन भी आपके पास है। और खाद्य संसाधन, फूड का भी है आपके पास, पेड़ पौधे। और ऊर्जा का भी संसाधन है। तो ये करीब 6 संसाधन भारत के पर्यावरणीय संसाधनों में आते हैं। अक्सर पूछ लेता है 4 नंबर में, भारत के पर्यावरणीय संसाधन बताएं। तो महासागर, जल, ये सब है ही हैं आपके पास। एक चीज़ और जान लीजिए, जल का प्रतिशत जो है 93%, पानी की उपलब्धता भी आपकी जो है करीब 93% है, ज़मीन 7-8% ही है। उसके बाद अगर आप देख लें तो इसका जल शक्ति का महत्व, वो लाभ। तो जल शक्ति क्या है, जल शक्ति में बिजली उत्पादन करने के लिए आप 3 ही चीज़ यूज करते हैं, तेल, कोयला और जल। तो तेल से, कोयला से, जल से, और एक चौथा मैंने यहाँ लिख दिया है बायोमास से, किसान के पराली से, धान की भूसी से। ये गाजीपुर में 15 मेगावाट बनता भी है। तो इसका क्या है, इसका तो जल से आप बनाएंगे तो उसको यूटिलाइज़ करेंगे, और कभी ये समाप्त नहीं होगा। ये चारों चीज़ें कभी समाप्त नहीं होंगी। धान बोया जाएगा, पराली होगी, तो उससे ये जल शक्ति और मान लीजिए कोयला, तेल, ये तो 3 ठो बनेगा ही। और साथ ही साथ धान, किसान के बायोमास से भी हम जो है ये जल शक्ति तो नहीं कही जाएगी, बायोमास है आपका। बायोमास इसलिए कह रहे हैं कि किसान का जो अपशिष्ट है आपका, भूसा, पराली और सरसों की डट्ठा, ये सब की चीज़ें, तो इससे भी बिजली बनती है। तो और तेल, कोयला और जल से भी, और ये कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो जल शक्ति का भी महत्व है। जल, भाई तेल, कोयला, जल नहीं ख़त्म होएगा कभी, और बायोमास भी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जल संसाधन संदोहन के प्रतिकूल प्रभाव। अगर जल का आप गलत उपयोग करेंगे तो प्रतिकूल प्रभाव या हानि आपको क्यों नहीं होगी साहब। जो इसका अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, जल विद्युत आप बनाएंगे तो वो इन्हें नदियों में डाला जाएगा, जिससे नदी में प्रदूषण बढ़ेगा। तो जल संसाधन के आप संदोहन का मतलब ये आप उसका यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के बाद जो उसका अपशिष्ट निकलेगा वो आप फिर नदी में बहा देंगे, तो इससे आपको हानि भी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर है। खनिज संसाधन में आपको भगवान ने बहुत चीज़ें दी हैं। खनिज शक्ति में कोयला दिया है, खनिज तेल दिया है, थोरियम, यूरेनियम, और ये आपको ज़मीन के अंदर सब 4 भागों में मैंने बताया, कोयला, खनिज तेल, थोरियम और यूरेनियम, ये आदि हैं सब। और भी हैं बहुमूल्य खनिज, आपको हीरा, रतन, मणि, औद्योगिक लोहा खनिज, ये सब सीधे आपको दिख रहा है
तो ये खनिज संसाधन है। लौह आयस्क, यूरेनियम, ये आपके खनिज तेल भी हैं। अब भूमि संसाधन क्या है? आपसे एक लाइन का उत्तर है, 2 नंबर में 4 नंबर में आराम से। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, आपको भगवान ने दिया है। इस पर पूरा जीव जगत जो है खड़ा है, इसी पर रेल पटरी सब है। इसके जो है इसका आवश्यकता और महत्व दोनों समझ रहे हैं। यही लिखना है आपको कि भूमि संसाधन क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। तो भूमि के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, भूमि रहेगी तभी ना। ये एक अमिट संसाधन है, मतलब ना मिटने वाला, और ये नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए ज़मीन को बचाएं और साथ ही साथ वृक्ष भी लगाएं। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का संसाधन, एनर्जी रिसोर्स, किसी भी जैविक या भौतिक क्रिया का पाल करने से जो शक्ति लगती है वह ऊर्जा है। किसी भी जैविक या भौतिक क्रियाकलाप करने से जो शक्ति लगती है वो ऊर्जा है। जैसे उद्योग या आपके घर में जनरेटर रखा हुआ है, उसको आप जब हैंडल हिलाते हैं तो शक्ति लगाते हैं और फिर बिजली पैदा होती, ये भी। और उसके बाद कृषि में भी ये है, ऊर्जा मानव जीवन के लिए भी, क्योंकि कहीं बिजली चाहिए, कहीं हमको शरीर के लिए चाहिए, तो कृषि आपका आ जाता है। मनोरंजन भी आपका है जो आपको ऊर्जा देता है, आप अक्सर वीडियो वगैरह देखते हैं। और ऊर्जा सूर्य के जो है आपको सबसे अधिक जो है ऊर्जा का, सवेरे आप सूर्य प्रणाम और शाम को अगर करते हैं तो सूर्य बहुत ही बढ़िया आपके लिए ऊर्जा का संसाधन है, बशर्ते सवेरे इसका सेवन 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद किया जाए। वायु संसाधन क्या है? वायुमंडल मूलतः कई गैसें हैं, इसके अंदर 21% ही ऑक्सीजन है, 1% में, और बाकी आपका नाइट्रोजन 78% है। तो ये गैस है। अगर मान लीजिए कुछ आप हवा में उद्योगों से, औद्योगिकरण से कुछ गर्म हवा और कुछ निकलेंगे तो वो हमारे वायु संसाधन को प्रभावित करेंगे। और अगर उनको रोका जाएगा, उद्योग के अपशिष्ट का सही प्रयोग किया जाएगा या उसको ख़त्म किया जाएगा, हवा में नहीं जाएगा, गर्म भी नहीं होगा, तो हमारा वायु संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान में आप ध्यान दीजिए छात्रों कि ये जो आपका टेम्परेचर जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इस कारण को मैं भी खोज रहा हूँ, लेकिन आप भी खोजिए कि ये जो है वायुमंडल, ये पूरा एक तरह से विभिन्न प्रकार की गैसों से बना हुआ है। और जब गैस का उनका एक अनुपात है, अब उसी अनुपात में आप कुछ दूसरी गैसें घुसाएंगे तो निश्चित रूप से टेम्परेचर वगैरह बढ़े घटेंगे। और ओजोन मंडल जो है आपकी, देखिए ओजोन मंडल क्या किसे कहते हैं, तो जो समताप मंडल के ऊपर वाली परत को ओजोन मंडल की प्रधानता के कारण ओजोन मंडल कहते हैं। ये समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है, इसकी 80 किलोमीटर ऊपर है ये। और ये सूर्य से जो आपकी अल्ट्रा वायलेट किरण आती है उसको ये रोक लेती है, और रोक के लेती है जिससे आपको त्वचा कैंसर नहीं होता। तो ये आपका पराबैंगनी किरणें भी इसको कह लीजिए। तो ये पेड़ पौधे अगर आप लगाएंगे तो पृथ्वी पर ताप रुकेगा, मतलब अधिक ताप बढ़ने से अगर रोकना है तो पेड़ पौधे लगाने होंगे आपको। दूसरे चैप्टर में यही समझाया गया है। और उसके बाद शक्ति संसाधन से तात्पर्य क्या है? आप देख लीजिए, कोयला, खनिज तेल, जल, विद्युत, अणुशक्ति, ये है आपका। फिर उसके बाद आपको छोटे छोटे सवाल, ऊर्जा संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। तो ऊर्जा बचा, संरक्षण मतलब बचाना। तो बिजली और पेट्रोलियम के भंडार में आप मामूली बात पे गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल वगैरह खर्चा होगा। बिजली आप फालतू का जलाए रखेंगे जो है तो वो भी खर्चा होगा। और बिजली जलेगी तो कोयला जलेगा तभी ना बिजली जलेगी। तो उससे आप जो है इन सब चीज़ों को संरक्षित करिए, बचाइए, फालतू बिजली ना जलाइए और फालतू गाड़ियाँ भी ना चलाइए। जहाँ ज़रूरी हो पैदल भी चलिए। और ऊर्जा का प्रयोग करना है तो सोलर एनर्जी आइए, गोबर गैस है। तो ये संरक्षण के उपाय आपको बताने की कोशिश की जाए इसमें है। उसके बाद वही परंपरागत और गैर परंपरागत के नाम तो कोयला, खनिज तेल आप जान ही रहे हैं। वनों के 4 अप्रत्यक्ष लाभ बताए। अच्छा, वन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? वन नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से बरसेगा? वन से आपको लकड़ी मिलेगी, फूल पत्ते सब मिलेंगे, और ये भू कटाव के लिए भी काम करेगा आपका। हाँ,
ये सारी चीज़ें आपके वन से आपको मिलेगी। और ये वन का महत्व आप समझते हैं और आवश्यकता भी आप जानते हैं। आप पेड़ के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये आपको आराम से मैं दे भी रहा हूँ, पढ़ भी सकते हैं आप। और देखिए, पेड़ भू संरक्षण, प्रकाश अच्छा मिलेगा आपको, अप्रत्यक्ष लाभ बता दीजिए 4 ठो जो है। तो जलवायु को सही रखेगा, वर्षा कराएगा, भूमि कटाव रोकेगा, बाढ़ को रोकेगा, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न पर्यावरणीय संसाधनों के नाम बताइए, देखिए ज़रूर पूछता है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। वही आपका क्या है, जहाँ खड़े हैं ज़मीन, भूमि, जल, खनिज जो आपकी उसमें है, वनस्पति आप देख रहे हैं, ऊर्जा जो यातायात के लिए आप ऊर्जा के स्रोत बता दीजिए 2 ठो। तो प्राचीन वाला बता दीजिएगा, मानव शक्ति, पशु शक्ति, लकड़ी, उपला, गोईठा, यही सब न था। और आधुनिक में जो है आज की डेट में तो कोयला, पेट्रोल, ये सब है। और प्राचीन में तो मानव आदमी थे, पशु थे, लकड़ी और उपला माने जान ही रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर, आप वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं ये हमेशा याद रखिएगा। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन करीब कहीं 73 कहीं 80 लिखता है। और वैसे मेरी समझ से 73 ही मिस प्रिंट है, आयतन के हिसाब से 73% है और बाकी में 1%, मतलब जो मैंने पीछे बताया आपको, यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न है हमें। और रासायनिक खाद का उपयोग के खतरा बताइए, तो आप बता ही देंगे बड़े आराम से। इनके जो है परियों के चारे में विटामिन का कमी हो जाएगी, पशुओं का विकास रुक जाएगा, मिट्टी में खारापन बढ़ जाएगा, फल सब्जी का आकार जो है उल्टा सीधा, स्वाद खराब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं आप। तो कल हम लोग पर्यावरण संसाधन, खनिज, पौधे तथा जंतु को देखेंगे, इस चैप्टर में क्या कहा गया है। आज 16-17 मिनट लग गया। मेनी थैंक्स छात्रों।